नमस्कार, एक बार फिर से वैदिक क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य, तो उनके कौन कौन से स्रोतों से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी यहाँ प्राप्त होती है, तो उनके बारे में हमने एक एक करके पढ़ा। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा साहित्यिक स्रोत, जिसमें मुद्रा राक्षस की मुद्रा विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस है। इसके अलावा अर्थशास्त्र है, ठीक है। फिर बौद्ध हैं, जैन ग्रंथ हैं आदि। इसके अलावा विदेशी जो साहित्यकार थे या इतिहासकार उस टाइम थे, तो उन्होंने भी इस मौर्य वंश का क्या किया है, वर्णन किया है। इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज भारत के जो सर्वश्रेष्ठ सम्राट हैं, मौर्य काल के जो सबसे बेस्ट जो शासक माने जाते हैं, वो है चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत में एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करते हैं। इससे पहले भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं था, ठीक है। ये पहली बार होने जा रहा था कि भारत को एक ही यूनियन, एक ही डोर में बांधने का कार्य यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा किया जा रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य इसी चीज़ को हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि चाणक्य के द्वारा, चाणक्य में और घनानंद में जो गतिरोध पैदा होता है, उस गतिरोध का जो निर्णय निकल के आता है वो ये होता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त नामक एक बच्चे को क्या किया, प्रशिक्षित किया और उसे सम्राट बनने, शासक बनने के योग्य बना दिया। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 323 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ध्यान दें, 322 ईस्वी में ही होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसको पराजित, तो होता क्या है भाई, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के द्वारा किसको पराजित किया जाता है, घनानंद को। जिसका निर्णायक जो युद्ध होता है वो 323 ईसा पूर्व में होता है। और इस समय घनानंद को क्या कर दिया जाता है, घनानंद का वध कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो भगत के क्या बन जाते हैं, अगले सम्राट बन जाते हैं। और एक नए वंश का उदय होता है, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है वो भारत के लिए स्वर्ण जो वंश था, मानव स्वर्ण वंशों में से एक माना जाता है। प्राचीन भारत में सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण की जो सोच आती है वो किसकी आती है, चाणक्य की आती है। जो किसके गुरु हैं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य। चाणक्य की हम अलग से क्लास बना चुके हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, इसका विस्तृत वर्णन भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो जिसमें हमने इसका जो कुछ सिद्धांत है उनका नहीं, जबकि इसका जो जीवनी है उसका विवरण हमने उसमें किया है, तो वो क्लास आप देख सकते हैं। आगे इसमें बात करते हैं, चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को 323 ईसा पूर्व में क्या बना दिया जाता है, मगध का शासक बना दिया जाता है। एक और बात यहाँ पर निकल के आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, इसका वंश और इसकी माता कौन थी, ठीक है। तो कुछ स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे भाई, क्षत्रिय कुल से माने जाते हैं, ठीक है। वास्तविकता है, हालांकि हम बताएंगे कि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं हमारे, जैसे वेद हैं, पुराणवादी आदि जो हैं, वो इसे क्या मानते हैं, निम्न कुल का मानते हैं। जबकि जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं वो इसे क्षत्रिय मानते हैं। और इसके अलावा जो मुद्रा राक्षस जो है, विशाखदत्त की जो मुद्रा राक्षस है, उसके अनुसार भी इन्हें क्या माना गया है, निम्न कुल का माना गया है। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन बात करते हैं इससे पहले की कि ये क्षत्रिय कुल के क्यों हैं। तो इनके पिता का जो नाम था, यानी कि चंद्रगुप्त के जो पिता थे, पिता का नाम आता है चंद्रवर्धन। और कहां से आता है, इनका जो जन्म है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पीपली वन में। कहां पर, पीपली वन में इसका क्या हो जाता है, जन्म होता है, ठीक है। अगर माता की बात करें तो माता का नाम भी आता है, माता का नाम है, इसको एक तो बोला जाता है भाई वर्धा, ठीक है। माता का ही नाम दूसरा था और इसको मौरा भी बोला गया है। ये मौरा का पुत्र कौन है, मौर्य है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमें
मिलती है। गुरु हैं इनके चाणक्य। इनकी जो शिक्षा का कार्य होता है वो शिक्षा का कार्य होता है इनका पाटलिपुत्र में, यानी कि चंद्रगुप्त की जो शिक्षा होती है जिसमें आप शिक्षा जो कि युद्ध कला की शिक्षा हो, चाहे फिर साहित्यिक शिक्षा हो या राजनीतिक, सारी चीज़ों में इसे जो शिक्षा दी जाती है वो कहाँ दी जाती है? कहाँ दी जाती है भाई? तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला में इसकी जो परवरिश है वो की जाती है। और तक्षशिला के उस समय आचार्य कौन थे? चाणक्य थे। यानी कि चाणक्य जो थे ये राजनीतिक विज्ञान के क्या थे भैया? पॉलिटिकल सिस्टम के वहां पर टीचर्स थे। ठीक है, तो ये इनको क्या करते हैं? इस सब चीजों में पारंगत कर देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य यहां पर क्या कर देता है? मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। और पिता उनके चंद्रवर्धन है, माता है वर्धा जिसका नाम दूसरा मौर्य है। जन्म इसका पीपलीवन में होता है। शिक्षा इसकी तक्षशिला में पूर्ण होती है। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य इनका जो युद्ध यानी कि एम्पियानस के द्वारा, यानी कब? 305 ईसा पूर्व। ठीक है, 305 ईस्वी में एक युद्ध का वर्णन आता है और युद्ध है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध होता है भाई 305 में। यानी कि जब ये शासक बनते हैं तो उसके बाद में इनका क्या है? युद्ध होता है किसके द्वारा? सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त दोनों के मध्य में क्या होता है? युद्ध लड़ा जाता है। सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस की हम पहले भी बात कर चुके थे कि सेल्यूकस जो था वो अलेक्जेंडर तृतीय, यानी कि जो मकदूनिया के शासक अलेक्जेंडर तृतीय हैं उन्हीं का क्या था? ये सेनापति था। ठीक है, 322 ईस्वी में युद्ध होता है किसके साथ में? पुरु और सिकंदर के साथ में। तो उस युद्ध में जो सेनापति का रोल अदा करते हैं वो कौन है? सेल्यूकस निकेटर है। और जब चंद्रगुप्त उसकी सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, कहां पर? बेबीलोन में। कब मृत्यु होती है? 323 ईसा पूर्व में ही उनकी क्या हो मृत्यु होती है सिकंदर की। सिकंदर की हमने अलग से एक क्लास बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो मृत्यु होती है। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत में मगध के क्या बनते हैं? सम्राट बनते हैं, शासक बनते हैं। सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो आपसी जो सेनापति थे या बड़े उनके जो ओहदेदार जो उसके सिपह सालार थे उनके मध्य में आपसी क्या है? संघर्ष होता है राज्य के लिए। या फिर तो आगे बात ये होती है कि इसमें सेल्यूकस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सफल होते हैं। और सेल्यूकस के द्वारा ही जो भारतीय क्षेत्र थे यानी कि हेरात, गांधार वगैरह पार्ट, ये जो जितने भी थे, तक्षशिला वगैरह, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो था उस पर सेल्यूकस का क्या है? उस समय शासन चलता है। ठीक है, और इसी एवज में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त में क्या होता है? युद्ध होता है। किस जगह को लेकर के युद्ध होता है? तो गांधार को लेकर के इनका मेन कारण होता है किसका? चंद्रगुप्त का। और ये क्या कर देते हैं? सेल्यूकस पर आक्रमण करते हैं और दोनों में युद्ध होता है। इस युद्ध का जो वर्णन हमें मिलता है वो एम्पियानस के द्वारा युद्ध का वर्णन किया गया। और इस युद्ध में होता क्या है? इसमें विजय होती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। दूसरी चीज क्या होता है? यहां पर 500 हाथी, लगभग 500 या ज्यादा, 800 मान लो या 500 मान लो, 500 हाथी किसको दिए जाते हैं? हाथी सेल्यूकस को दिए जाते हैं। सेल्यूकस को दिए जाते हैं। ठीक है, संधि होती है। जब सेल्यूकस युद्ध हार जाते हैं तो अगले चरण में दोनों में क्या होती है? संधि होती है। और संधि की जो शर्त होती है वो शर्त ये होती है कि चंद्रगुप्त जो है वो 500 हाथी किसको देगा? सेल्यूकस को देगा। और उसकी एवज में सेल्यूकस जो है वो इसको 4 राज्य देगा जो पहले किसके थे? भारत के ही राज्य थे। तो पहला जो था ये था
हेरात, ठीक है। और इसके अलावा जो 4 राज्य जो दिए जाते हैं उनको हम देख लो। इसको हेरात को ही एरिया के नाम से भी जाना गया है, एरिया, ठीक है, एरिया। और इसके अलावा है जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, ठीक है। इसका नाम है गांधार, ठीक है। तो आगे देख, बंद कर। तो होता क्या है भाई, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के द्वारा किसको पराजित किया जाता है, घनानंद को, जिसका निर्णायक जो युद्ध होता है वो 323 ईसा पूर्व में होता है। और इस समय घनानंद को क्या कर दिया जाता है, घनानंद का वध कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो भगत के क्या बन जाते हैं, अगले सम्राट बन जाते हैं। और एक नए वंश का उदय होता है, वो है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है वो भारत के लिए स्वर्णिम जो वंश था, मानव स्वर्णिम वंशों में से एक माना जाता है। प्राचीन भारत में सबसे पहले अखंड भारत का निर्माण की जो सोच आती है वो किसकी आती है, चाणक्य की आती है, जो किसके गुरु हैं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य। चाणक्य की हम अलग से क्लास बना चुके हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं, इसका विस्तृत वर्णन भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो जिसमें हमने इसका जो कुछ सिद्धांत है उनका नहीं, जबकि इसका जो जीवनी है उसका विवरण हमने उसमें किया है, तो वो क्लास आप देख सकते हैं। आगे इसमें बात करते हैं। चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को 323 ईसा पूर्व में क्या बना दिया जाता है, मगध का शासक बना दिया जाता है। एक और बात यहाँ पर निकल के आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता, इसका वंश और इसकी माता कौन थी, ठीक है। तो कुछ स्रोतों से हमें यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे भाई, क्षत्रिय कुल से माने जाते हैं, ठीक है, वास्तविकता है। हालांकि हम बताएंगे कि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं हमारे, जैसे वेद हैं, पुराणवादी आदि जो हैं, वो इसे क्या मानते हैं, निम्न कुल का मानते हैं, जबकि जो जैन और बौद्ध ग्रंथ हैं वो इसे क्षत्रिय मानते हैं। और इसके अलावा जो मुद्रा राक्षस जो है, विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है, उसके अनुसार भी इन्हें क्या माना गया है, निम्न कुल का माना गया है, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन बात करते हैं इससे पहले की कि ये क्षत्रिय कुल के क्यों हैं। तो इनके पिता का जो नाम था, यानी कि चंद्रगुप्त के जो पिता थे, पिता का नाम आता है चंद्रवर्धन। और कहां से आता है, इनका जो जन्म है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था पीपली वन में। कहां पर, पीपली पीपली वन में इसका क्या हो जाता है, जन्म होता है, ठीक है। अगर माता की बात करें तो माता का नाम भी आता है, माता का नाम है, इसको एक तो बोला जाता है भाई वर्धा, ठीक है, माता का ही नाम दूसरा था, और इसको मौरा भी बोला गया है। ये मौरा का पुत्र कौन है, मौर्य है, ठीक है। तो इतनी जानकारी हमें मिलती है। गुरु है इनके चाणक्य। इनकी जो शिक्षा का कार्य होता है, वो शिक्षा का कार्य होता है इनका पाटलिपुत्र में, यानी कि चंद्रगुप्त की जो शिक्षा होती है, जिसमें आप शिक्षा जो कि युद्ध कला की शिक्षा हो, चाहे फिर साहित्यिक शिक्षा हो या राजनीतिक, सारी चीज़ों में इसे जो शिक्षा दी जाती है वो कहाँ दी जाती है, कहाँ दी जाती है भाई, तक्षशिला विश्वविद्यालय में। तक्षशिला में इसकी जो परवरिश है वो की जाती है। और तक्षशिला के उस समय आचार्य कौन थे, चाणक्य थे, यानी कि चाणक्य जो थे ये राजनीतिक विज्ञान के क्या थे भैया, पॉलिटिकल सिस्टम के वहाँ पर टीचर्स थे, ठीक है। तो ये इनको क्या करते हैं, इस सब चीज़ों में पारंगत कर देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर क्या कर देता है, मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। और पिता उनके चंद्रवर्धन है, माता है वर्धा, जिसका नाम दूसरा मौरा है। जन्म इसका पीपली वन में होता है, शिक्षा इसकी तक्षशिला में पूर्ण होती है। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो युद्ध, यानी कि
एम्पियानस के द्वारा, यानी कब? 305 ईसा पूर्व। ठीक है, 305 ईस्वी में एक युद्ध का वर्णन आता है और युद्ध है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध होता है भाई 305 में। यानी कि जब ये शासक बनते हैं तो उसके बाद में इनका क्या है? युद्ध होता है। किसके द्वारा? सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त दोनों के मध्य में क्या होता है? युद्ध लड़ा जाता है। सेल्यूकस कौन है? सेल्यूकस की हम पहले भी बात कर चुके थे कि सेल्यूकस जो था वो अलेक्जेंडर तृतीय, यानी कि जो मकदूनिया के शासक अलेक्जेंडर तृतीय हैं, उन्हीं का क्या था? ये सेनापति था। ठीक है, 322 ईस्वी में युद्ध होता है किसके साथ में? पुरु और सिकंदर के साथ में। तो उस युद्ध में जो सेनापति का रोल अदा करते हैं वो कौन है? सेल्यूकस निकेटर है। और जब चंद्रगुप्त उसकी सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर? बेबीलोन में। कब मृत्यु होती है? 323 ईसा पूर्व में ही उनकी क्या हुआ? मृत्यु होती है सिकंदर की। सिकंदर की हमने अलग से एक क्लास बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो मृत्यु होती है। उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत में मगध के क्या बनते हैं? सम्राट बनते हैं, शासक बनते हैं। सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो उनके जो आपसी जो सेनापति थे या बड़े उनके जो ओहदेदार जो उसके सिपह सालार थे, उनके मध्य में आपसी क्या है? संघर्ष होता है राज्य के लिए। या फिर तो आगे बात ये होती है कि इसमें सेल्यूकस जो हैं वो क्या हो जाते हैं? सफल होते हैं। और सेल्यूकस के द्वारा ही जो भारतीय क्षेत्र थे, यानी कि हेरात, गांधार वगैरह पार्ट, ये जो जितने भी थे, तक्षशिला वगैरह, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो था उस पर सेल्यूकस का क्या है? उस समय शासन चलता है। ठीक है, और इसी एवज में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त में क्या होता है? युद्ध होता है। किस जगह को लेकर के युद्ध होता है? तो गांधार को लेकर के इनका मेन कारण होता है किसका? चंद्रगुप्त का। और ये क्या कर देते हैं? सेल्यूकस पर आक्रमण करते हैं और दोनों में युद्ध होता है। इस युद्ध का जो वर्णन हमें मिलता है वो एम्पियानस के द्वारा युद्ध का वर्णन किया गया। और इस युद्ध में होता क्या है? इसमें विजय होती है किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। दूसरी चीज क्या होता है? यहाँ पर 500 हाथी, लगभग 500 या ज़्यादा, 800 मान लो या 500 मान लो, 500 हाथी किसको दिए जाते हैं? हाथी सेल्यूकस को दिए जाते हैं। सेल्यूकस को दिए जाते हैं। ठीक है, संधि होती है। जब सेल्यूकस युद्ध हार जाते हैं तो अगले चरण में दोनों में क्या होती है? संधि होती है। और संधि की जो शर्त होती है वो शर्त ये होती है कि चंद्रगुप्त जो है वो 500 हाथी किसको देगा? सेल्यूकस को देगा। और उसकी एवज में सेल्यूकस जो है वो इसको 4 राज्य देगा जो पहले किसके थे? भारत के ही राज्य थे। तो पहला जो था ये था हेरात। ठीक है, और इसके अलावा जो 4 राज्य जो दिए जाते हैं उनको हम देख लो। इसको हेरात को ही एरिया के नाम से भी जाना गया है, एरिया। ठीक है, एरिया। और इसके अलावा है जेड्रोसिया, जेड्रोसिया। ठीक है, इसका नाम है गांधार। ठीक है, तो आगे देख, बंद कर। तो पहला जो दिया जाता है सेल्यूकस के द्वारा, जो चंद्रगुप्त को दिया जाता है संधि की शर्तों के अनुसार, तो पहला दिया जाता है एरिया, जो कि किसका भाग है? हेरात। हेरात को ही एरिया कहा गया है। किस भाषा में? यूनानी भाषा में। दूसरा है अराकोसिया। अराकोसिया जो कि गांधार, कांधार या गांधार का जो भाग जो था उसको यूनानी जो भाषा है उसमें अराकोसिया कहा गया है। इसके अलावा जेड्रोसिया था। जेड्रोसिया जो ईरान से लगता हुआ क्षेत्र था।
ठीक है। और एक आता है काबुल का क्षेत्र जिसे पेरोप-निस्डाई के नाम से जाना गया। तो 4 जो क्षेत्र हैं वो किसको दे दिए जाते हैं भैया, चंद्रगुप्त को दे दिए जाते हैं। किसके द्वारा, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और एक और यहाँ पर दोनों में एक रिलेशन संबंध भी होता है, तो वो कौन सा संबंध होता है, अगर आप लिखना चाहें तो ये कर सकते हैं। तो संबंध देखो, यहां पर सेल्यूकस के द्वारा अपनी पुत्री हेलेना विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया जाता है, चंद्रगुप्त के साथ कर दिया जाता है। तो ये एक रिलेशन भी इसमें जो है, वैवाहिक संबंध भी यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। तो सेल्यूकस जो है अपनी पुत्री जो हेलेना है उसका विवाह किसके साथ कर देते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर देते हैं। ध्यान दो, ये ऐसा पहला चांस था, प्रथम बार भारत में, अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रथम क्या था भैया, विदेशी विवाह था, प्रथम विदेशी विवाह, यानी जो अभिलेखित ऐसा जो विवाह हुआ वो ये पहला विवाह था। पता नहीं इससे पहले कितने ले आए होंगे, लेकिन वो लिखित में और उनकी क्या है जानकारी नहीं मिलती। अब भाई कोई ऐसा भी आशिक हो गया हो जो पहले से ही ले आया हो कोई विदेशी को, लेकिन उसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो पहली जो जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसको क्या बना लेता है, सेल्यूकस अपना दामाद बना लेता है, ठीक है, अपना क्या बना लेता है, दामाद बना लेता है। और जो हेलेना है बड़ी सुंदर थी भैया, हेलेना बड़ी, बताया जाता है कि हेलेना से सुंदर कोई नहीं थी उस समय के समय, ठीक है। आजकल तो पद्मावती ही सबसे ज़्यादा सुंदर है, और लेकिन फिर भी तो हेलेना है, हेलेना का विवाह कर दिया जाता है किसके साथ में, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। और ये भारत का प्रथम क्या होता है, विदेशी विवाह होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर लेना चाहो। तो आगे बात करते हैं इसके वंश की बात, ठीक है, कि वंश कौन सा है और किस वंश का ये था। तो सबसे पहले देखो, जो ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे, क्या है भैया, ब्राह्मण ग्रंथ, वो क्या मानते हैं चंद्रगुप्त को, ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों में सभी आ जाएंगे, आप वेद ले लो, पुराण ले लो, या फिर उपनिषद ले लो, सब में आप जहाँ भी वेदों में या जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें जहाँ भी जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य से संबंधित, तो उन सब में इसको क्या बताया गया है, शूद्र बताया गया है। क्या बताया गया भैया, शूद्र। शूद्र का मतलब ये नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर ये वर्ण था, क्या था, वर्ण। ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पर जाति के एवज में इसको नहीं कहा गया है। यहाँ पर पहली बार जो इसका शूद्र से बताया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये किस वर्ण का था, शूद्र वर्ण का व्यक्ति था। जो इनके पिता हैं उनके बारे में ऐसा हमें उल्लेख मिलता है, ऐसा जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जो चंद्रवर्धन थे वो शूद्र कुल से क्या करते थे, विलोम करते थे, ठीक है। तो इसे क्या लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ में शूद्र लिख दिया गया। लेकिन यहाँ पर वर्ण है, जाति आदि की चर्चा यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा आता है, अगर बात करें बौद्ध और जैन ग्रंथों की, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, यानी जैन ग्रंथ हैं उनकी, तो उनके अनुसार इसे क्या बताया गया है, क्षत्रिय कुल का, क्षत्रिय कुल। अब यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कुल को ना लेकर के हम क्या लेंगे, वर्ण ही लेंगे, क्योंकि इस समय भारत में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, जाति व्यवस्था नहीं थी यहाँ तक, ठीक है। तीसरी जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो होती है मुद्रा राक्षस के अनुसार। मुद्रा राक्षस ये क्या है भैया, साहित्य किताब है, और किसकी है, विशाख दत्त की, ठीक है, विशाख दत्त की क्या है, मुद्रा राक्षस है। और इसमें जानकारी मिलती है वृषभ
या वृषण इसको बोल सकते हैं, वृषण कुल। ठीक है, इसको क्या, निम्न कुल यहाँ पर, तो निम्न कुल का इसमें इसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। लेकिन ये सब बातें ऐसी लगती हैं गलत। कारण ये है कि इससे पहले जब चंद्रगुप्त मौर्य के माता और पिता की जब बात आती है कि माता पिता कहाँ के हैं, पीपली वन के हैं, और थे कौन भाई साहब, ये थे वही कि जो बिंबिसार है, तो बिंबिसार का जो हर्यक वंश है उसके पहले जो प्रगोत वंश है उसमें जो इसके जो पिता हैं, इसके दादा का भी एक उल्लेख मिलता है, यानी कि चंद्रगुप्त के जो दादा हैं उनका नाम आता है चंद्रसेन। और चंद्रसेन कौन थे, ये हर्यक जो वंश है उसमें भी इसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और चंद्रसेन ही कौन है, इसके दादा हैं। अगर इस बात को सत्य मान लिया जाए, ये भी जानकारी मिलती है, लेकिन बात यह है कि ये एक ही ग्रंथों में, यानी कि कुछ एकाध ही ऐसे वो है ग्रंथ जहाँ पर चंद्रसेन की जानकारी हमें दादा के रूप में प्राप्त होती है। लेकिन डबल ग्रंथ नहीं होने के कारण इसे क्या माना जाता है, अधूरा समझा जाता है कि हो सकता है कि ये गलत हो। लेकिन फिर भी चंद्रसेन को यहाँ पर क्या बोला गया, क्षत्रिय बोला गया है। ठीक है, क्यों, ये कौन थे, ये सिपह सालार थे, किसके, हर्यक वंश में रहे हैं। ठीक है, सेनापति रहे हैं। आगे की बात करते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बौद्ध और जैन ग्रंथ जो हैं वो क्षत्रिय मानते हैं, और मुद्रा राक्षस के अनुसार बयान विशाख दत्त की जो किताब है उसमें इसे वृषण या निम्न कुल का कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ इसे क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं। इतनी जानकारी हमें यहाँ से ये प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं वैवाहिक संबंध, यानी चंद्रगुप्त का वैवाहिक संबंध किस किस से होता है। वैवाहिक संबंध देखो भाई, एक तो बात करते हैं हेलेना। ठीक है, हेलेना जो है इसी का विवाह होता है, जो सेलिगस की क्या है, पुत्री है। ठीक है, इसके साथ विवाह होता है। और दूसरी इसकी जो पत्नी है वो है दुर्धरा। ठीक है, दुर्धरा जो कि किसकी है, घनानंद की पुत्री। अब इसमें भी थोड़ा सा डाउटफुल ये बात है कि कहीं तो इसको पुत्री और कहीं पर घनानंद की बहन माना गया है। घनानंद की बहन, दोनों में से कोई एक हो सकती है, और निश्चित जानकारी इसकी प्राप्त नहीं होती। कहीं कहीं पर इसका उल्लेख मिलता है कि घनानंद की ये पुत्री थी, और कहीं पर उल्लेख मिलता है कि घनानंद की बहन थी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो पुत्री का ही उल्लेख मिलता है। तो मान लेते हैं कि घनानंद की कौन थी, पुत्री थी दुर्धरा। ध्यान दें, ये दुर्धरा ही थी जिसकी पहली बार शल्य चिकित्सा की जाती है, लिखित या उल्लेखित रूप में। इसकी ही पहली बार क्या होती है, शल्य क्रिया, शल्य चिकित्सा। ठीक है, कहाँ होती है, याद दिला दें, बिंदुसार का जब क्या होता है, जन्म होता है। किसका, बिंदुसार का जन्म। ठीक है भाई, बिंदुसार का जन्म के समय दुर्धरा की क्या की जाती है, शल्य चिकित्सा की जाती है। किसके द्वारा, चाणक्य के द्वारा। देखो तो क्या घटना घटती है, बात करते हैं। हुआ ये कि चाणक्य जो था वो शुरू से ही चाणक्य के द्वारा बाल्यकाल से, यानी कि चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को बाल्यकाल से जहर दिया जाता था। इसकी जानकारी हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है, जो कि चाणक्य का ग्रंथ है। ठीक है, कौटिल्य का ग्रंथ है या विष्णुगुप्त का ग्रंथ है। ठीक है, क्या जानकारी प्राप्त होती है भाई साहब, चाणक्य के द्वारा चंद्रगुप्त को क्या दिया जाता है, बाल्यकाल से ही क्या दिया जाता था, प्रशिक्षण के लिए, यानी कि उसे इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए ही क्या दिया जाता था, जहर दिया जाता था। और थोड़ा थोड़ा उसे बूंद बूंद करके जहर, एक लिमिटेड मात्रा में उसे क्या दिया जाता था, जहर दिया जाता था, जिससे कि अगर चंद्रगुप्त के साथ में भविष्य में कोई ऐसी घटना घटे कि उसे कोई जहर दे दे तो चंद्रगुप्त की क्या है, अकाल मृत्यु ना हो, तो इसलिए दिया जाता था। अब हुआ ये कि चंद्रगुप्त का जो भोजन था, चंद्रगुप्त को भोजन को किसने खा लिया, महारानी दुर्धरा ने। किसने, महारानी दुर्धरा ने।
दुर्धरा ने खा लिया। ठीक है, अब भाई एक तो ये है बात, यहां पर एक चीज और आती है कि महारानी दुर्धरा ने खा तो लिया भोजन, लेकिन एक बात और आती है कि इससे पहले जब बिंदुसार का जन्म हुआ तो जन्म से पहले कौन, हेलेना से शादी हो चुकी थी, किसकी भैया, चंद्रगुप्त मौर्य की। तो हेलेना जो चाहती थी, हेलेना ये चाहती थी कि जो मेरा पुत्र हो भविष्य में वही क्या बने, मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट बने। तो हो सकता है कि हेलेना ने ही किसको, इसको भोजन करवा दिया, किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का जो भोजन था उसको किसको करवा दिया, महारानी दुर्धरा को। और इसी कारण से महारानी दुर्धरा क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती है या बीमार बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चाणक्य जो है वो इसकी शल्य क्रिया करते हैं, और शल्य क्रिया में क्या किया जाता है कि जब उन्हें, चाणक्य को ये विश्वास हो गया कि हम महारानी दुर्धरा को किसी भी तरीके से नहीं बचा पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, बिंदुसार को, यानी कि जो शिशु है, शिशु को जीवित रखने के लिए महारानी दुर्धरा का क्या है, पेट काटकर शिशु को बचा लिया गया। ठीक है भाई, यानी कि चाणक्य के द्वारा महारानी दुर्धरा का पेट काट करके उस क्या कर लिया जाता है, शिशु को बचा लिया जाता है, जो कि बाद में क्या है, बिंदुसार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पहली बार शल्य क्रिया होती है किसकी। अब हालांकि शल्य क्रिया के और भी जानकारी मिलती है, लेकिन अभिलेखित जो जानकारी मिलती है, यानी कि ऐतिहासिक काल की अगर जानकारी प्रथम बार मिलती है तो वो कहाँ मिलती है, इसी में मिलती है। ठीक है, इससे पहले अगर अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ऑपरेशन की हमें जानकारी मिलती है कि एक बच्चे का सर मिलता है, उसमें छिद्र मिलते हैं सर में। ठीक है, तो वहाँ पर भी शल्य क्रिया की क्या है, जानकारी हमें प्राप्त होती है, लेकिन वहाँ पर वो कैसा है, ऐतिहासिक काल ना हो करके प्रागैतिहासिक काल की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो उसमें पहली बार ये जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, इतना आप जान चुके हैं। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त की विजयों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त की जो विजय है, यानी कि विजय अभियान। ठीक है भाई, पहले तो ये बात कर लें कि विजय अभियानों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो एक तो है जस्टिन, ठीक है भाई, ये दोनों विदेशी हैं, और एक है फ्लूटार्क और जस्टिन के द्वारा कहा गया कि चंद्रगुप्त ने क्या किया भैया, 6 लाख की सेना ली, 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया, संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर। यानी कि जस्टिन और फ्लूटार्क ये बोलते हैं कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर क्या कर लिया जाता है, चंद्रगुप्त के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है, और यहां पर एक बात और मिलती है कि फ्लूटार्क ने यहां पर के द्वारा ये बोला गया है कि चंद्रगुप्त के साथ में बहुत तगड़ी क्या थी, सेना थी। उसमें बताया गया है, तो आप देख लो, लगभग के हिसाब से बात करें कि चंद्रगुप्त के पास में लगभग 40,000 क्या थे भैया, घुड़सवार, 40,000 घुड़सवार थे। ठीक है, लगभग 4,000 क्या थे, रथ थे। ठीक है, लगभग 8,000 हाथी। ठीक है, और लगभग लाखों की पैदल सेना थी, लाखों की पैदल सेना। ठीक है, तो ये सेना के बारे में कुछ विवेचना इनके द्वारा, दोनों के द्वारा की गई थी, तो बताया गया था। और यहाँ पर बताते हैं कि 6 लाख की सेना लेकर के क्या कर देता है, ये संपूर्ण भारत पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। कुछ बातें चंद्रगुप्त के द्वारा जो दक्षिण भारतीय अभियान जो होता है, ठीक है, इतना हम जान लेते हैं।
इसके अलावा दक्षिण भारत पर, दक्षिण भारत की विजय, दक्षिण विजय अगर हम इसको बोलें तो हमें कहाँ से जानकारी मिलती है इसकी, तो दक्षिण विजय की जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोतों की अगर हम बात करें तो कुछ स्रोत ऐसे हैं जैसे कि तमिल स्रोतों के द्वारा, किनके द्वारा, तमिल ग्रंथों या साहित्य के द्वारा, ग्रंथों या साहित्य के द्वारा विजयों की जानकारी। ठीक है, तो ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें ये जानकारी, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ग्रंथ आते हैं वो है, एक तो है अन्नानूर और एक है मुरनानूर। ठीक है, एक तो है अन्नानूर और एक दूसरा आता है मुन्नानूर। ठीक है, ये दो तमिल ग्रंथ हैं जिनसे हमें चंद्रगुप्त जो है उसकी दक्षिण की जो विजय हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बंगाल विजय की भी एक जानकारी हमें प्राप्त होती है, यानी कि आप पश्चिमी बंगाल इसको बोल सकते हैं। तो बंगाल पर जब विजय, तो बंगाल विजय की जो जानकारी है, बंगाल विजय की जानकारी, बंगाल विजय और दक्षिण भारत की जानकारी की भी हमें अशोक के जो शिलालेख है उनसे भी ये प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण दक्षिण भारत को क्या है, विजित कर लिया था। ठीक है, तो बंगाल विजय की जो जानकारी है स्पेशली मिलती है महास्थान अभिलेख के द्वारा, महास्थान अभिलेख। ठीक है, इसके द्वारा स्पेशली बंगाल विजय की चर्चा यहाँ पर की गई है इसके द्वारा। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अगली बात करते हैं चंद्रगुप्त जो साम्राज्य विस्तार है चंद्रगुप्त का, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। साम्राज्य विस्तार, ठीक है, साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था। अगर बात करें पश्चिम क्षेत्र की तो पश्चिम में ईरान तक, ठीक है, पूर्व में बंगाल तक, ठीक है, और अगर उत्तर की बात करें उत्तर में कश्मीर तक, ठीक है, और अगर दक्षिण की बात करें तो मैसूर कर्नाटक, मैसूर कर्नाटक। तो ये इसके क्षेत्र जो सीमाएं इसकी लगती थी राज्य की सीमाएं, यानी कि ईरान या फारस इसको बोल सकते हैं, फारस। ठीक है, ध्यान दो ये वही फारस है जिसकी हम पहले क्लासों में चर्चा कर चुके हैं और जहाँ का एक बहुत ही फेमस साम्राज्य जो हकमनी साम्राज्य के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके थे, जिसकी प्रत्येक क्लास हमने अलग अलग ली हुई है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो उनको जान सकते हैं। ध्यान दें ये वही फारस है, ईरान है, जिस पर किसका शासन था, डारायस थर्ड का शासन था या जेरेक्सिस का शासन था, जहां पर लियोनाइडस और कौन लड़ते हैं, जेरेक्सिस के मध्य युद्ध होता है जो थर्मोपोली के युद्ध के नाम से बहुत ही ज्यादा विख्यात युद्ध है। ठीक है, वो हकमनी साम्राज्य के ही लगभग तीसरे शासक यानी जेरेक्सिस के साथ में होता है। इससे पहले जो शासक होते हैं वो कौन होता है, सबसे पहला जो हकमनी साम्राज्य की स्थापना करने वाला है वो कौन है, साइरस है। ठीक है, तो वही साइरस की कड़ी है और ये फारस है। लेकिन यहां पर इस वक्त किसका शासन था, सेल्यूकस का। किसका भैया, सेल्यूकस का शासन था। क्यों था सेल्यूकस का शासन, हम पहले बात कर चुके थे किस युद्ध के बारे में, ग्वागामेला का युद्ध, ग्वागामेला का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था आपको याद होगा अगर आपने क्लास ली होंगी तो। ग्वागामेला का जो युद्ध है वो होता है डरायस थर्ड वर्सेज अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर तृतीय के मध्य में। ठीक है भाई, तीनों के तीनों ही तीसरे नंबर के शासक हैं, ठीक है, सेम नाम से, और ये इन दोनों के मध्य में ही ग्वागामेला का युद्ध लड़ा जाता है, जिस युद्ध में डरायस थर्ड जो है
ये वीर गति को प्राप्त होते हैं, इनकी हार होती है और सिकंदर क्या होता है, इसमें विजय होता है। अलेक्जेंडर तृतीय जो है इस युद्ध में विजय होता है। और उसके बाद में सिकंदर की जब मृत्यु हो जाती है तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा यहाँ पर क्या है, अधिकार कर लिया जाता है, जिससे कि बाद में क्या है, सेल्यूकस जो है इस समय किसका शासक है, फारस का या ईरान का यहाँ पर शासक होता है। क्लियर। तो इससे अब जब युद्ध 305 ईस्वी में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में 305 में जो युद्ध लड़ा जाता है, तो उसमें ठीक है भाई, तो सेल्यूकस ये वही है जो सिकंदर तृतीय के क्या है या अलेक्जेंडर तृतीय के क्या है, सेनापति हैं, और यहाँ पर इस समय शासन कर रहे होते हैं, जो 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त के द्वारा पराजित किए जाते हैं और इस पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार कर लिया जाता है। क्लियर भाई। आगे की बात करते हैं, यहाँ तक हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के बारे में, यानी कि किस धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य का धर्म, ठीक है, तो ये थे भाई साहब जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और ध्यान दो कब अनुयायी बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे इससे पहले ये वैदिक धर्म के ही क्या थे, अनुयायी थे। चाणक्य जो था वो ब्राह्मण धर्म से क्या करता था, ताल्लुक रखता था, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या थे, ब्राह्मण धर्म से क्या थे, काफी ज्यादा जुड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब चंद्रगुप्त का अंतिम समय होता है, अंतिम समय में ये कहाँ जाते हैं भाई साहब, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला कहाँ पर, मैसूर कर्नाटक में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये जाते हैं तो यहाँ पर एक गुरु हैं जैन धर्म के, जो क्या हैं, ऋषि हैं, जिनका नाम है भद्रबाहु। क्लियर। भद्रबाहु जो है तो इसके द्वारा इनको क्या दी जाती है, दीक्षा दी जाती है, किसकी, जैन धर्म की, दीक्षा जैन धर्म की। तो भद्रबाहु के द्वारा श्रवणबेलगोला में, मैसूर जो कर्नाटक का क्षेत्र है, तो उसमें इनको क्या दी जाती है, जैन धर्म की दीक्षा। भद्रबाहु जो कि जैन मुनि हैं, आचार्य हैं जैन धर्म के, उनके द्वारा दीक्षा दी जाती है। और यहाँ पर एक चंद्रगुप्त का नाम रखा जाता है, भाई साहब ध्यान दो, चंद्रगुप्त का नाम क्या हो जाता है, चंद्रप्रभा, या इसे प्रभा चंद्र भी बोलते हैं, उल्टा प्रभा चंद्र, इसका नाम जो है रख दिया जाता है, किसके द्वारा, भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। और यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है, इनका स्वर्गवास होता है, कब, 298 ईसा पूर्व। ध्यान दो 298 ईसा पूर्व दिया हुआ है, लेकिन इसका जो शासन का अंतिम समय जो है वो भी 298 में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर बात ध्यान रखें कि ये क्या करते हैं, बिंदुसार को पहले ही राज्य सौंप देते हैं, लगभग 295 ईस्वी का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, हो सकता है किताबों में कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि 295 ईस्वी में क्या करते हैं, श्रवणबेलगोला की क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। उससे पहले ये अपना राज्य किसको देते थे, राज्यारोहण किसका करते हैं, सिंहसेन का, सिंहसेन, इसको हम बिंदुसार भी बोल सकते हैं, बिंदुसार, ठीक है भाई। सिंहसेन बिंदुसार का ही दूसरा नाम है। और किन अभिलेखों के अनुसार है ये, तो अपन जब बिंदुसार के बारे में स्पेशली पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे हम। जैन और बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें इसका नाम क्या मिलता है, सिंहसेन देखने को मिलता है। तो सिंहसेन को
क्या देते हैं, राज्यारोहण देते हैं और खुद कहाँ चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में चले जाते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक उपवास होता है जैन धर्म में जिसको संलेखना या संथेरा कहा जाता है। ठीक है, संलेखना या संथेरा, ध्यान दें, इसके डिटेल से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको। क्या है संलेखना विधि? संलेखना या संथेरा, ठीक है, ये क्या है, जैन धर्म में एक प्रकार का उपवास है। जैसे व्रत ब्राह्मण धर्म में भी होता है और जैन धर्म में भी होता है, तो ये क्या है, उपवास है। किसके लिए है, महापरिनिर्वाण का उपवास। किसका भैया, माना जाता है कि इससे क्या होता है, व्यक्ति का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण नहीं होता, वो बौद्ध धर्म में होता है। तो इससे क्या है, स्वर्गवास होता है। ठीक है, ये किसमें, यानी कि जो जैन धर्म है उसमें क्या है, एक व्यक्ति की सुखद मृत्यु इसको माना जाता है कि अगर कोई इस विधि के या इस उपवास से अपने प्राणों का क्या करता है, त्याग करता है, तो वो अपने जीवन मरण से क्या है, छुटकारा पा लेता है। ऐसी मान्यता है किसमें, जैन धर्म में। तो ये संलेखना विधि है, ये एक प्रकार का क्या है, उपवास है, एक प्रकार का उपवास। ठीक है, तो यहाँ पर उपवास रखते हैं कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य जो है, मौर्य की मृत्यु हो जाती है भैया कब, 298 ईसा पूर्व। इनका क्या है, स्वर्गवास हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य जो है का स्वर्गवास होता है 298 ईसा पूर्व में। किस विधि के द्वारा, संलेखना विधि के द्वारा। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। बात करते हैं और थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य को साथ लेकर के चाणक्य के द्वारा यहाँ पर अखंड भारत की स्थापना की जाती है। अगर हम बात करें अब से पहले ऐसी सोच की, तो इससे पहले जो भारत था वो कितने जनपदों में, 16 महाजनपदों में क्या है, विभाजित था। कितने, 16 महाजनपदों में। सबसे बड़ी कमी क्या थी, केंद्रीय शासन की कमी, केंद्रीय शासन की कमी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली बार ऐसा होता है कि केंद्रीय शासन की क्या है, स्थापना की जाती है। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा। इससे पहले हम देखते हैं, अब जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो ध्यान रखें, इसके बाद में विदेशी आक्रमण जो है लगभग 400-500 साल तक क्या है, विदेशी आक्रमण कोई नहीं हो पाता। ठीक है, कारण क्या रहा वो आपको पता है। भारत में क्या है, केंद्रीय शासन की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। ठीक है, इससे पहले हम साइरस का आक्रमण देखते हैं। ठीक है, किसका, साइरस का आक्रमण देखते हैं। साइरस के पुत्र जो कि डायरियस, ठीक है, या दारा फर्स्ट को हम देखते हैं। इसके अलावा फिर बाद में जेरेक्सिस आता है, उसी का पुत्र, दारा फर्स्ट का पुत्र जो जेरेक्सिस है, उसने हालांकि भारत के तरफ आक्रमण नहीं किया क्योंकि वो सबसे ज़्यादा किस में फंसा रहा, यूनान में फंसा रहा, तो वो भारत की तरफ ध्यान नहीं दे सका। लेकिन उसी का पुत्र जो कि कौन होता है भैया, दारा सेकंड। ठीक है, दारा सेकंड जो है वो भारत की तरफ आता है, लेकिन एक असफल आक्रमण करता है। लेकिन कुछ क्षेत्र जो हैं जैसे गांधार है, उस पर गांधार के कुछ क्षेत्रों को क्या कर लेता है, विजित कर लेता है। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो डरायस थर्ड है वो भी भारत की तरफ नहीं आ पाते। कारण ये हुआ कि उस समय सिकंदर जो था वो काफ़ी पॉपुलर स्थिति में था। ठीक है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो यूनान और फारस की जो सीमा थी वो बिल्कुल दोनों लगती थी। ठीक है, तो उन दोनों में ही क्या है, आपसी युद्ध चलता रहा था। तो डरायस थर्ड है वो भी, लेकिन डरायस थर्ड से पहले यानी कि जिन्होंने भी भारत की तरफ, जैसे दारा फर्स्ट जो आता है, दारा फर्स्ट लगभग गांधार और हमारा जो सप्तसेंधा प्रदेश है वहां तक क्या है, अपनी विजय प्राप्त कर लेता है। तो उन्हीं पर ये क्या है, शासन करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि उस समय जो महाजनपदों में बटा हुआ भारत था वो उसका क्या नहीं कर पा रहा था, सामना नहीं कर पा रहा था।
ठीक है। और इसी कारण से भारत के जो काफ़ी क्षेत्र थे जैसे गांधार था, कंबोज था, ये सभी क्या है जीत लिए गए थे विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा। यहाँ पर केंद्रीय शासन की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम जैसे आक्रमण करेंगे भारत पर, जो कि काफ़ी बाद में आक्रमण करेंगे। तो तब तक विदेशी आक्रमण क्या है रुक से गए थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने हिस्ट्री के हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो आपका लगभग क्लासें आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट सेशन में जा करके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं या कोई दिक्कत है तो वह आपको ज़रूर हमें बताएं, जिससे कि हम सुधार उसमें कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।